जरा कल्पना कीजिए, आप एक भयानक समुद्री युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच फंसते हुए हैं। जो कि खुद में एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन है। बिल्कुल। और दुश्मन की 3 गोलियां आपके शरीर को छलनी कर देती हैं। आपका एक हाथ हमेशा के लिए बेकार हो जाता है और उसके बाद आप 5 साल तक समुद्री लुटेरों के एक खौफनाक तहखाने में बंदी बनाकर रखे जाते हैं। ओह बाप रे, 5 साल? हाँ, 5 साल। किसी तरह वहां से बचकर जब आप घर लौटते हैं तो गुजारा करने के लिए टैक्स कलेक्टर की नौकरी करनी पड़ती है और फिर एक दिन हिसाब में छोटी सी गड़बड़ी के इल्जाम में आपको एक गंदी बदबूदार जेल में डाल दिया जाता है। मतलब एक आम इंसान तो इस पॉइंट पे बिल्कुल टूट ही जाएगा ना? वही तो, कोई भी आम इंसान अपने इन दुखों पर रोने लगेगा, कोई ट्रेजेडी लिखेगा। लेकिन मिगेल दी सर्वेंटिस ने क्या किया? उन्होंने इसी जेल की कलकोथरी में बैठकर दुनिया की सबसे मजेदार और क्रांतिकारी किताब लिख डाली, डॉन कीहोटे। और सच कहूं तो यही बात इस किताब को इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार बनाती है। देखिए, जब हम इस रचना की गहराई में जाते हैं ना, तो ये सिर्फ एक पागल आदमी की कॉमेडी नहीं रह जाती। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली। ये एक ऐसे इंसान के अजेय हौसले का सबूत बन जाती है जिसने दुनिया की सबसे कड़वी हकीकत देखी, पर फिर भी उसने हंसना नहीं छोड़ा। तो चलिए इस गहरे विश्लेषण में आज इस चर्चा को थोड़ा खोलते हैं। हमारे पास जॉन ऑर्म्सबी द्वारा किए गए डॉन कीहोटे के अंग्रेजी अनुवाद के शुरुआती 10 अध्याय हैं। साथ ही लेखक की मूल प्रस्तावना और अनुवादक के कुछ बेहद दिलचस्प हिस्टोरिकल नोट्स भी हैं हमारे पास। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ पवन चक्कियों मतलब विंड मिल्स से लड़ने वाले उस मशहूर नाइट की कहानी को दोहराना नहीं है। हमें ये समझना है कि कैसे एक फ्लॉप कवि और टैक्स कलेक्टर ने एक ऐसी कहानी रची जिसने आज के मॉडर्न नॉवेल की नींव रख दी। सही कहा। और इस कहानी के पीछे के माइंड को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जिसने इसकी रचना की। सर्वांटिस की अपनी जिंदगी किसी एक्शन थ्रिलर से कम थोड़ी थी। हाँ, उनकी लाइफ तो खुद एक फिल्म जैसी थी। बिल्कुल। 1547 में उनका जन्म हुआ। एक दिलचस्प बात बताऊं, उनके परिवार का नाम सर्वांतेस असल में सन सर्वंडो नाम के एक पुराने टूटते हुए किले से आया था। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक किले के नाम पर। हाँ। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1571 में लेपांतो के हिस्टोरिकल समुद्री युद्ध में। और इस युद्ध का जो डिस्क्रिप्शन सोर्सेज में है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बैटल शुरू होने वाली थी और सर्वेंटिस को बहुत तेज बुखार था। ओह, तबीयत खराब थी उनकी? बहुत ज्यादा। उनके कमांडर्स ने कहा कि तुम शिप के नीचे जाओ और आराम करो, लेकिन सर्वेंटिस ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बीमारी का बहाना बनाकर छिपने से बेहतर है कि मैं लड़ते हुए मर जाऊं। क्या बात है, मतलब डेडिकेशन देखिए। बिल्कुल। उनकी नाव, जिसका नाम मार्केजा था, वो वॉर के सबसे डेंजरस फ्रंट पर थी और उसी दिन उन्हें सीने में 2 और बाएं हाथ में 1 गोली लगी। उनका बायां हाथ हमेशा के लिए गया। लेकिन पता है सबसे हैरानगंज बात क्या है यहाँ पर? बाद में उन्होंने अपने इस कटे हुए हाथ के बारे में बहुत ही प्राइड के साथ लिखा। वेट, प्राइड के साथ? कोई अपना हाथ खोकर गर्व कैसे महसूस कर सकता है? वही तो बात है। उनका मानना था कि उन्होंने अपना बायां हाथ इसलिए खोया ताकि उनके दाएं हाथ का, यानी उनके लिखने वाले हाथ का जो गौरव है वो और बढ़ सके। ओह वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है ना? ये उस इंसान का पर्सपेक्टिव था जो अपने सबसे बड़े नुकसान को भी एक वॉर मेडल की तरह पहनता था। लेकिन यहाँ से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड लेती है। हाँ, 1575 वाली बात ना, जब वो वापस स्पेन लौट रहे थे। एग्जैक्टली। एल्जियर्स के समुद्री लुटेरों ने उनके शिप को कैप्चर कर लिया। अगले 5 साल उन्होंने एक बंदी, एक कैप्टिव के रूप में गुजारे। ऑर्म्सबी के नोट्स बताते हैं कि जेल में भी सर्वांटिस ने भागने की बहुत कोशिशें की। हाँ, मैंने पढ़ा था कि एक बार तो उन्होंने एक गुफा में अपने 14 साथियों को महीनों तक छुपा कर रखा था। पर एक सेकंड, जब वो पकड़े गए तो उन्होंने सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया था ना? हाँ बिल्कुल, सारा ब्लेम खुद पर ले लिया। तो मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती है। अगर उन्होंने समुद्री लुटेरों के बॉस के सामने खुद को मास्टरमाइंड कन्फेस कर लिया, तो उन्हें तुरंत फांसी क्यों नहीं दे दी गई? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। सच तो ये है कि उन्हें सूली पर चढ़ाने और भयानक टॉर्चर देने की पूरी तैयारी थी। लेकिन, और यहाँ उनकी पर्सनालिटी का कमाल दिखता है, सर्वेंटिस का जो कॉन्फिडेंस था, उनका वो एकदम निडर रवैया, उसने अल्जियर्स के शासक को भी शॉक में डाल दिया। अच्छा, मतलब शूलर भी उनसे इम्प्रेस हो गया था? एकदम। उस क्रूअल रूलर को लगा कि जब तक ये लंगड़ा स्पेनिश कैदी उसकी कैद में है, तब तक बाकी सारे कैदी और पूरे शहर की ईसाई बंदी सेफ हैं। सर्वेंटिस की इस जिद और हिम्मत ने ही उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया। लेकिन आयरनी देखिए,
जब ये इंसान 5 साल बाद आजाद होकर अपने देश स्पेन लौटता है तो उसका कोई रेड कार्पेट वेलकम नहीं होता, हाथ काम नहीं करता, परिवार पूरे कर्जे में डूबा है हाँ, लाइफ बिल्कुल आम और मुश्किल हो चुकी थी उनके लिए। और फिर मजबूरन टैक्स कलेक्टर बनना पड़ता है। और एक दिन हिसाब किताब में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और उन्हें सिविल की एक गंदी सी जेल में फेंक दिया गया। और वहीं उस अंधेरी कोठरी में डॉन क्यूसोते पैदा हुआ। एक ऐसी कॉमेडी जो अंधेरे से निकली। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए, सर्वांटिस की अपनी लाइफ खुद एक ब्रेवरी, देश प्रेम और त्याग की मिसाल थी। वो रियल लाइफ के हीरो थे। तो फिर उन्होंने एक ऐसी किताब क्यों लिखी जो नेचुरली शूरवीरता और आदर्शवाद का मजाक उड़ाती है? ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया है। क्या दुनिया की कड़वाहट ने उन्हें इतना सिनिकल बना दिया था कि उन्हें हीरोइज्म से ही नफरत हो गई थी? नहीं, हमें इसको थोड़ा बड़े पैमाने पर देखना होगा। सर्वांटिस को असली वीरता से कभी नफरत नहीं हुई। उन्हें नफरत थी उस फेक आइडियलिज्म से जो जमीनी हकीकत से बिल्कुल कट चुका था। मतलब वो जो शिवालरी वाली किताबें होती थी उनसे। एग्जैक्टली। उस वक्त स्पेन में बुक्स ऑफ शिवलरी का एक क्रेज चल रहा था, जिसमें एक अकेला नाइट 100 राक्षसों को मार गिराता है, जादू होता है। ये सब बिल्कुल बचकाना था। सर्वांसेस ने डॉन किक्सॉटी के जरिए ब्रेवरी का नहीं बल्कि इसी अंधे आदर्शवाद का मजाक उड़ाया है। सही कह रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने अलोंजो खिक्सानो नाम के एक कैरेक्टर को चुना। चलिए अब किताब के पहले कुछ चैप्टर्स को देखते हैं। अलोंजो एक 50 साल का बहुत ही ऑर्डिनरी जमींदार है। हाँ, जिसकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग नहीं है। बिल्कुल। तो वो अपनी जमीन बेच कर ये वीरता की किताबें खरीदने लगता है। दिन रात बिना सोए बस यही पढ़ता है। लेखक ने साफ लिखा है कि उसका दिमाग इतना सूख गया कि वो कंप्लीटली पागल हो गया और डिसाइड करता है कि वो खुद एक नाइट बनेगा। और पता है, उसका ये पागलपन कोई नॉर्मल पागलपन नहीं है। ये इंसान के इल्यूजन्स यानी भ्रम का एक डीप साइकोलॉजिकल स्टडी है। वो गत्ते वाले हेलमेट का सीन याद है आपको? ओह हाँ, वो पेस्टबोर्ड वाला हेलमेट। वो तो मेरा फेवरेट हिस्सा है इस चैप्टर का। है ना? क्विक्सानो अपने परदादा के जमाने का एक जंग लगा हुआ आर्मर निकालता है, पर उसमें हेलमेट पूरा नहीं होता, तो वो गत्ते का एक हाफ हेलमेट बनाता है। उसे टेस्ट करने के लिए तलवार मारता है और बूम, हेलमेट एक ही झटके में टूट जाता है। हाँ, और इसके बाद जो होता है वो मुझे इस किताब का सबसे बड़ा आहा मोमेंट लगता है। वो टूटने के बाद उसे दोबारा बनाता है, अंदर लोहे की कुछ स्ट्रिप्स लगाता है, लेकिन इस बार ध्यान दीजिए वो उस पे दोबारा तलवार से वार नहीं करता। वही तो, वो बस मान लेता है कि ये दुनिया का सबसे मजबूत हेलमेट है। जरा सोचिए, ये ह्यूमन नेचर के बारे में कितनी बड़ी बात है। हम लोग अपने भ्रमों को, अपने इल्यूजन्स को कभी क्रॉस चेक या टेस्ट नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमें डर होता है कि रियलिटी की एक चोट से वो टूट जाएंगे। एकदम सही एनालिसिस से आपका। जब इंसान रियलिटी से भागता है तो वो अपने आसपास एक ऐसी बबल बनाता है जिसे वो खुद पॉप नहीं करना चाहता। और इसका पागलपन तो नामकरण में और भी एक्सट्रीम हो जाता है। हाँ, वो अपने घोड़े को नाम देता है। हाँ, अपने मरियल से घोड़े को रोसिन्ताने नाम देता है, खुद को डॉन किहोते ऑफ लमांचा बोलता है। और क्योंकि हर नाइट की एक लेडी लव होनी चाहिए, तो वो एक आम सी किसान लड़की को, जिसने शायद इसे ठीक से देखा भी नहीं होगा, उसे अपनी रानी मान लेता है और दुल्सेनिया देल टोबोसो जैसा हैवी नाम दे देता है। मतलब लिटरली अपनी ही दुनिया में जी रहा है वो। और उसके बाद जब वो अपनी पहली यात्रा पर निकलता है, माय गॉड, वो सीन किसी कॉमेडी मूवी जैसा है। वो एक सस्ती सी सराय, एक इन में पहुंचता है, पर उसके दिमाग में वो एक आलीशान महल है और वहां की आम वैश्याओं को वो राजकुमारियां समझता है। हाँ, और एक सुअर चराने वाला अपना हॉर्न बजाता है, तो क्विक्सोटे को लगता है कि कोई बौना ट्रम्पेट बजाकर उसका वेलकम कर रहा है। यहाँ सर्वांटेस एक बहुत ही फनी पर डीप सिचुएशन क्रिएट करते हैं। क्विक्सोटे ने अपना वो गट्टे का हेलमेट हरे रिबन से बांधा हुआ है। उसे लगता है रिबन खोला तो हेलमेट टूट जाएगा, तो वो उसे उतारता ही नहीं। एग्जैक्टली। वो डिनर करते वक्त भी उसे पहने रहता है। वो लड़कियां अपने हाथों से उसके मुंह में खाना डालती हैं और पानी पीने के लिए सराय का मालिक उसे एक नली, एक रीड के जरिए वाइन पिलाता है। ये सीन जितना फनी है उतना ही ये भी दिखाता है कि एक इंसान अपनी फेक प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए कितनी बेशर्मी और बेबसी झेल सकता है। और इसके आगे तो और भी क्रेजी है सब। हाँ, वो नाइट बनने वाला सीन। क्विक्सोटे इनकीपर को राजा समझकर जिद करता है कि मुझे नाइट बनाओ। इनकीपर खुद एक ठग होता है, वो समझ जाता है कि ये आदमी पागल है, तो वो मजे लेने लगता है। वो एक स्ट्रॉ अकाउंट बुक यानी चारे के हिसाब की किताब को किसी होली बुक की तरह निकालता है।
हाँ, कुछ रैंडम बड़बड़ाता है और क्विक्सॉटे को थप्पड़ मारकर नाइट डिक्लेयर कर देता है। पर यहाँ मुझे थोड़ा डाउट होता है, क्या डॉन क्विक्सॉटे सच में टोटली पागल है या वो अपनी इस बोरिंग लाइफ से बचने के लिए बस एग्रेसिवली एक रोल प्ले कर रहा है? लाइक डीप डाउन उसे पता है। देखिए, अनुवादक जॉन ऑर्म्सबी के जो नोट्स हैं वो इसका बहुत अच्छा जवाब देते हैं। ऑर्म्सबी क्लियर करते हैं कि हम क्विक्सॉटे को लीगली पागल नहीं कह सकते। अच्छा, क्यों नहीं? क्योंकि उसका पागलपन सिर्फ नाइट और शिवलरी की किताबों तक लिमिटेड है। अगर आप उससे पॉलिटिक्स, फिलॉसफी या एथिक्स पर बात करें तो वो बहुत स्मार्ट और रैशनल इंसान है। ओह, आई सी। तो शायद ये पागलपन उसके लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म था, रियलिटी की निराशा से बचने का एक एस्केप। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर एक पागल आदमी अपनी दुनिया में अकेला हो तो वो फनी नहीं, ट्रैजिक होता है। हमें उस पर तरस आएगा। और सर्वांते ये जानते थे, इसलिए उन्होंने कहानी में मास्टर स्ट्रोक खेला, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान को ऐड करके। और यही आगाज होता है लिटरेचर की सबसे फेमस डुओ का, सांचो पांजा। पर सांचो के आने से ठीक पहले एक इंसिडेंट होता है जो दिखाता है कि क्विक्सोटे का ये आइडियलिज्म कितना डेंजरस हो सकता है। आप वो अंद्रेस वाले सीन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्विक्सोटे एक लड़के को उसके मालिक से पिटते हुए देखता है। वो एक हीरो की तरह मालिक को धमकाता है, कसम लेता है कि वो बच्चे को नहीं मारेगा और पैसे देगा। और उसके बाद क्विक्सोटे वहां से प्राउडली चला जाता है, ये सोचकर कि उसने दुनिया का भला कर दिया। पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। उसके जाते ही मालिक उस लड़के को पेड़ से बांधकर और भी बुरी तरह पीटता है। ये सीन दिखाता है कि बिना रियलिटी को समझे सिर्फ हीरो बनने के शौक में किया गया आइडियलिज्म नुकसान करता है। ये बेसिकली परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म है। एग्जैक्टली। और इस अंधेपन को बैलेंस करने के लिए सांचो पैंजा की बहुत जरूरत थी। जब क्विक्सोटे वापस घर आता है तो वो अपने पड़ोसी एक सिंपल किसान सांचो को अपने साथ चलने के लिए मनाता है। सांचो जो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, जिसे बस रोटी और पैसे से मतलब है। हाँ, क्विक्सोटे उसे लालच देता है कि हम एक आइलैंड जीतेंगे और मैं तुम्हें वहां का गवर्नर बना दूंगा। और बस उस प्रमोशन के चक्कर में सांचो अपने गधे पर उसके पीछे निकल पड़ता है। और उसके बाद आता है चैप्टर 8 का वो लेजेंडरी सीन, पवन चक्कियों वाला युद्ध। फील्ड में 30-40 पवन चक्कियां, विंड मिल्स दिखती हैं। क्विक्सोटे उन्हें देखकर कहता है, देखो सांचो, वो बड़े बड़े राक्षस हैं जिनके लंबे हाथ हैं। और सांचो तुरंत रोकता है, अरे मालिक, वो राक्षस नहीं है, विंड मिल्स हैं, वो हाथ नहीं, हवा से घूमने वाले उनके पंखे हैं। पर क्या क्विक्सोटे सुनने वाला था? बिल्कुल नहीं। वो रोसिनांटे को दौड़ाता है और विंड मिल के पंखे पर अपने भाले से अटैक कर देता है। और ऑब्वियसली हवा से पंखा घूमता है, भाला टूट जाता है और क्विक्सोटे बुरी तरह जमीन पर गिरता है। और सबसे फनी बात यह है कि गिरने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानता। वो कहता है कि जादूगर फ्रीस्टन ने जिसका वो इल्यूजन बनाया था, उसने राक्षसों को विंड मिल्स में बदल दिया ताकि मुझे जीत का क्रेडिट ना मिले। पर सोचने वाली बात यह है, सर्वांटिस ने विंड मिल्स को ही क्यों चुना? वो किसी पेड़ या पहाड़ से भी तो लड़ा सकते थे। मुझे लगता है कि उस वक्त स्पेन में विंड मिल्स एक नई टेक्नोलॉजी थी। हाँ, इंडस्ट्रियल और मशीन एरा का बिगिनिंग था। बिल्कुल। तो क्विक्सोटे जो पुराने जमाने में अटका हुआ है, उसके लिए ये विंड मिल्स उस नई आवाज करने वाली मॉडर्न दुनिया का सिंबल थी। ये पास्ट और फ्यूचर का डायरेक्ट टकराव था। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें सांचो की अहमियत देखिए। वो इस कहानी का रियलिटी चेक है। वो सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं है, वो कंटिन्यूअसली क्विक्सोटे के भ्रम को तोड़ता है। मुझे तो सांचो उस थके हुए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह लगता है जो एक विजनरी पर आउट ऑफ टच बॉस के साथ फंस गया है। बॉस कह रहा है हम दुनिया बदल देंगे और सांचो सोच रहा है भाई मेरा वो आइलैंड वाला प्रमोशन कब मिलेगा। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन पता है, ये नॉवल सिर्फ इस जोड़ी की कॉमेडी की वजह से ग्रेट नहीं है। इसका स्ट्रक्चर अपने आप में रेवोल्यूशनरी है। 1605 में सर्वांटिस वो कर रहे थे जो आजकल की मूवीज करती हैं, मेटाफिक्शन। ओह हाँ, ये हिस्सा तो सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब वो सिर्फ अपने कैरेक्टर्स का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो रीडर्स और राइटर्स के साथ भी गेम खेल रहे थे। शुरुआत तो लेखक की प्रस्तावना से ही हो जाती है। उस टाइम के राइटर्स अपनी किताबों में लैटिन और ग्रीक फिलोसोफर्स के कोट्स डालते थे अपनी नॉलेज शो ऑफ करने के लिए। हाँ, और सर्वांटिस मजाकिया अंदाज में लिखते हैं कि मुझे तो कोई क्लासिकल कोट याद ही नहीं आ रहा है। तभी उनका दोस्त कहता है कोई बात नहीं यार, खुद से एरिस्टोटल या जूलियस सीजर के फर्जी कोट बना लो और उनके नाम से डाल दो, किसी को क्या ही पता चलेगा। ये लिटरली लिटरेचर के पाखंड पर चोट थी। और चैप्टर 6 में तो उन्होंने खुद को ही रोस्ट कर दिया। वो लाइब्रेरी वाली सफाई का सीन ना। हाँ, जब क्विक्सोटे के गांव का क्यूरेट और बार-बार उसकी किताबें जला रहे होते हैं तो उन्हें एक किताब मिलती है, गलातिया। और ये किताब खुद सर्वांटिस ने लिखी थी रियल लाइफ में। और वो कैरेक्टर बोलता है कि सर्वांटिस मेरा दोस्त है,
पर उसकी किताब में कुछ खास नहीं है। मतलब एक लेखक अपनी ही किताब को अपनी नई नॉवल में रिव्यू करके रिजेक्ट करवा रहा है। क्रेजी। और चैप्टर 9 में जो होता है वो तो किसी एक्शन मूवी के फ्रीज फ्रेम की तरह है। कोई कोटे की बिस्कैन से लड़ाई चल रही है, दोनों की तलवारें हवा में हैं, वॉर होने ही वाला है। और अचानक लेखक कहता है, माफ कीजिए, मेरे पास आगे के पन्ने नहीं है, मैन्युस्क्रिप्ट यहीं खत्म हो गया। व्हाट? मतलब बीच लड़ाई में क्लाइमैक्स कट। हाँ, फिर नरेटर कहता है कि वो टोलेडो के बाजार में घूम रहा था और उसने एक लड़के से अरबिक में लिखा एक पुराना मैन्युस्क्रिप्ट खरीदा। एक ट्रांसलेटर से पढ़वाया तो पता चला कि ये तो डॉन कीहोटे की ओरिजिनल कहानी है, जिसे सीडे हैमिटे बेनिंगली नाम के एक अरब हिस्टोरियन ने लिखा है। ये सच में किसी थ्रिलर सस्पेंस की तरह है। मतलब 1605 में फाउंड फुटेज या फाउंड मैन्युस्क्रिप्ट की टेक्निक और एक अरब हिस्टोरियन का नाम 17वीं सेंचुरी स्पेन में, जहां रिलीजन को लेके इतना टेंशन था, एक अरब को कहानी का मूल स्रोत बताना एक बहुत ही बोल्ड मूव था। बिल्कुल, वो एक्चुअली उन पुरानी शिवलरी बुक्स को ट्रोल कर रहे थे जो हमेशा किसी एंशिएंट मैजिकल टेक्स्ट से आने का दावा करती थी। और देखिए, जब एक किताब में इतनी ड्राई कॉमेडी, सटायर और मेटा ह्यूमर हो, तो उसे ट्रांसलेट करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। और यहीं हमारे ट्रांसलेटर जॉन ऑम्सबी की इंपॉर्टेंस आती है। हाँ, ऑम्सबी अपने नोट्स में पुराने इंग्लिश अनुवादकों की जमकर धुलाई करते हैं। वो बताते हैं कि थॉमस शेल्टन ने बहुत जल्दबाजी में ट्रांसलेशन किया, मिस्टेक्स की, फिलिप्स ने तो इसे एक सस्ती घटिया कॉमेडी ही बना दिया। और मैंने पढ़ा कि मोटियो ने तो इसमें कॉकनी स्लैंग, मतलब लंदन की लोकल स्लैंग डाल दी थी। आप सोच के देखिए, एक स्पेनिश नाइट लंदन के गुंडे की तरह बात करे तो उसकी सारी वाइब ही खत्म हो जाएगी ना। एग्जैक्टली, उसकी आत्मा ही मर जाएगी। ऑम्सबी यहाँ एक बहुत खास टर्म यूज करते हैं, अनस्माइलिंग ग्रेविटी। अनस्माइलिंग ग्रेविटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बिल्कुल डेडपैन होकर, बिना मुस्कुराए सबसे अब्सर्ड और अजीब बातें बिल्कुल सीरियस तरीके से कहना। सर्वांटेस अपने रीडर्स को कभी हिंट नहीं देते, आंख नहीं मारते कि देखो मैं जोक कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बिल्कुल स्ट्रेट फेस बनाकर अपना सबसे फनी पंच लाइन मारे, जिससे उसका इम्पैक्ट दुगना हो जाता है। अगर वो खुद हंसने लगेगा तो जो खराब हो जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। यही अनस्माइलिंग ग्रेविटी इस किताब को दुनिया की सबसे महान नॉवल बनाती है। अगर आप इसे सिर्फ एक स्लैपस्टिक कॉमेडी समझकर पढ़ेंगे तो इसकी सारी साइकोलॉजिकल गहराई छिप जाएगी। तो इस लंबे और गहरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए हम कह सकते हैं कि डॉन क्विक्सोटे सिर्फ एक पागल नाइट की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे योद्धा यानी सर्वांटेस की रचना है जिसने लाइफ की सारी कड़वाहट देखी, पर उस कड़वाहट से वो टूटे नहीं। बिल्कुल, उन्होंने उसे एक ऐसे शानदार आईने में बदल दिया जिसमें हम इंसान को आदर्श और हकीकत के बीच झूलते हुए देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि सेंचुरीज बाद भी लोग इस किताब से रिलेट कर पाते हैं। हाँ, और जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक पॉइंट छोड़ना चाहती हूँ जिससे वो आगे सोच सकें। आजकल के इस डिजिटल जमाने में देख लीजिए, हम सब इंटरनेट पर अपना एक बिल्कुल परफेक्ट और आइडियल पर्सोना बनाते हैं, है ना? हाँ, सोशल मीडिया फिल्टर्स और फेक लाइव्स। वही तो क्या हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हमारी मॉडर्न शिवलरी बुक्स नहीं बन गए हैं? क्या हम सब किसी ना किसी रूप में डॉन कीहोटे में ही बन गए हैं? ये सोचने वाली बात है। सच में सोचिए, क्या हम भी सच्चाई की पवन चक्कियों को देखने के बजाय अपने दिमाग के बनाए हुए राक्षसों और आदर्शों से नहीं लड़ रहे हैं? क्या हमने भी गत्ते के हेलमेट पहन रखे हैं जिन्हें रियलिटी टेस्ट करने से हम डरते हैं? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, इस सवाल पर सोचे बिना आप शायद इस चर्चा को भूल नहीं पाएंगे। तो आगे खुद पढ़ते रहिए और सोचते रहिए।